Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में यूपीएससी की कोचिंग के लिए बंदे 80,000 1 लाख पर ईयर पे कर रहे हैं और आपको मैं सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये मैंने खुद पेड कंटेंट में कोचिंग ली हुई है, तो मैं आपको आज फ्री में प्रोवाइड करा हूँ। तो आपको वीडियो को सपोर्ट करना चाहिए और इसको सबको शेयर करना चाहिए सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड विद इन दी फ्री अमाउंट। मतलब उनको पे नहीं करना पड़ेगा और सारा पेड कंटेंट उनको फ्री में मिल जाएगा। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जाके देखो, आपके सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड बिगिनिंग विद दी 51st क्वेश्चन। 51st क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में स्टेटमेंट दी हुई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ रिलीज बाय द नीति आयोग। जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है क्या नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। सेकेंड वन इज इट असेस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडियन cities. And the third one is citizen perception survey carries 30% of the marks in the index. मतलब जो सिटीजन का परसेप्शन है, अनुमान है, सर्वे कैरीज 30% मार्क्स देता है इसमें। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव आर करेक्ट, मतलब ऊपर दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। और साथ के साथ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जाना है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें और लंबे टाइम तक याद रहेंगी। आपको एग्जाम में इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा और ये चीज़ें मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट करके देखी हैं, तभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। इसका आंसर बी है, सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन में बोला गया कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज एम एट प्रोवाइडिंग ए होलिस्टिक व्यू ऑफ इंडियन सिटीज़। मतलब इंडिया के शहरों का होलिस्टिक व्यू पता चलेगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब कौन कितना ईज से रह रहा है उस सिटी में, सिटी की प्रोग्रेस का पता चलेगा कि कौन कितना आराम से वहाँ पे रह रहा है और क्या क्या वहाँ पे अर्निंग के रिसोर्सेज हैं। बिगिनिंग फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लोकल बॉडीज़, मतलब लोकल बॉडीज जैसे एमसी होता है या विलेज में पंचायत होता है, क्या लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं या जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कितना इफेक्टिवनेस है। and the outcome generated through the services in terms of the livability within the cities। मतलब जो फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उनसे क्या है, सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रही हैं उनसे लाइफ कितनी ईजी हो रही है। फाइनल सिटीजन परसेप्शन ऑफ दिस आउटकम्स, और सिटीजन का इन आउटकम से परसेप्शन अनुमान क्या है इनके बारे में। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आर, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के क्या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हैं। टू जनरेट इंफॉर्मेशन टू गाइड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, मतलब क्या है, पॉलिसी बनाएंगे तब हमें चीज़ों का पता रहेगा कि यहाँ पे कमी है तो इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। वैसे ही मतलब अगर हम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में देखेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे आदमियों को रहने में यहाँ इस सिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। इसलिए बोलते हैं एविडेंस, मतलब हमारी सरकार के पास स्मूथ होगा और उसके बेस पे पॉलिसी बनेगी तो अच्छे बनेंगी। टू कैटलाइज एक्शन टू अचीव ब्रॉडर डेवलपमेंट आउटकम्स इंक्लूडिंग एसडीजी। एसडीजी के बारे में हमने पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हैं, वो जो यूएन की 2000 ईस्वी में जिनका डिसीजन हुआ था कि हमारे देश को, वर्ल्ड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, कि जो हमने अपने ईरेंट से, जो अपने फोर फादर से हमें मिला हुआ है जो एनवायरनमेंट, वैसा ही एनवायरनमेंट हम अपने आने वाली लीनिएज के लिए, हमने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। प्रोग्रेस होनी चाहिए बट जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हैम्पर कम होना चाहिए। इसमें बोला गया थर्ड वन, टू असेस एंड कंपेयर द आउटकम्स अचीव्ड फ्रॉम द वेरियस अर्बन एंड पॉलिसी स्कीम्स, कि जो पॉलिसी बनाई हुई है उनसे क्या आउटकम आया है, ये भी हमें इससे पता चलेगा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स से। टू ऑब्टेन द परसेप्शन ऑफ द सिटीजन अबाउट देयर व्यूज रिस्पेक्ट टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, और सिटीजन्स को भी पता चलेगा कि उनको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं
और वो रिस्पेक्ट बढ़ेगा उनके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के लिए। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा रिलीज किया जाता है, ना कि नीति आयोग द्वारा। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ईज ऑफ लिविंग फैसिलिटीज, द असेसमेंट ऑफ द ईज ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन अक्रॉस 3 पिलर। 3 पिलर कौन कौन से हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैसी क्वालिटी जी रहे हैं उस सिटी में। इकोनॉमिक एबिलिटी, कितने इकोनॉमिक एबल हैं, और या उनके वाइबल भी बोल सकते हैं, कितना उनके पास पैसा है अपना नीड पूरा करने के लिए। एंड द सस्टेनेबिलिटी विच आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 14 कैटेगरी अक्रॉस 50 इंडिकेटर। सस्टेनेबिलिटी की लंबी चौड़ी परिभाषा है, जिसमें क्या है 14 कैटेगरी रखी गई हैं और 50 इंडिकेटर रखे गए हैं। सस्टेनेबिलिटी मतलब जो हमारे फोर फादर से हमें मिला था वो हमें अपने लीनिएज के लिए छोड़ के जाना है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020, मतलब 2020 में पहली बार एज ए पार्ट ऑफ द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स असेसमेंट ए सिटीजन परसेप्शन में कंडक्टेड ऑन was conducted on behalf of the ministry of, मतलब उसके मिनिस्ट्री के बिहाफ पे किया गया, विच कैरी 30% ऑफ द मार्क्स ऑफ द ईज लिविंग इंडेक्स। मतलब 30% जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मार्क्स काउंट होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द असेसमेंट एक्सरसाइज। इट विल हेल्प इन डायरेक्टली कैप्चरिंग परसेप्शन ऑफ द सिटीजन विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ इन देयर सिटीज। मतलब ये वहाँ की जनता का रियल जो लेता है, फीडबैक लेता है कि यहाँ पे कैसी तरह से लाइफ जी रहे हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही हैं, और क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स से ये चीज़ें पता चलती हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई, आपको हर चीज़ अलग अलग पता चली, और ये 1 लाइनर के फॉर्म में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हिंदी में प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन एंड आंसर। जो हिंदी के स्टूडेंट है वो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं अपना। 52nd क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम आई थी पेंडेमिक के टाइम पे, इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ ए स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स एंड फार्मर्स। मतलब क्या बोला गया, स्पेशल माइक्रो बिल्कुल छोटा क्रेडिट फैसिलिटी है, मतलब छोटा क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी स्ट्रीट वेंडर को जो गलियों में सामान बेचते हैं, या फार्मर्स को, और फार्मर को भी। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इंटरेस्ट फ्री लोन दैट कैन बी अवेल्ड अप टू दी 10,000 पर बेनिफिशरी। मतलब इस पे इंटरेस्ट नहीं लगता, और ये 10,000 रुपये पर पर्सन बेनिफिशरी मिलता है क्या। एंड द थर्ड स्टेटमेंट, इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये लॉन्च किया गया क्या, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव आर करेक्ट। आपको ऊपर दी गई स्टेटमेंट्स में बताना कौन सी करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका आंसर सी है, थर्ड ओनली इसका करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं क्यों गलत है। इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब कल भी हमने डिस्कशन किया था सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो सेंटर के द्वारा बनाई जाती हैं और उनका बर्डन ऑफ एक्सपेंडिचर सेंटर पे ही रहता है। और कुछ होता है कि मान लो सेंट्रल स्पॉन्सर जो स्पॉन्सर करता है, जैसे उसको स्पॉन्सर में कि इनका रेशो बटा होता है 60-40 का या 90-10 का। जो स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है वहाँ पे 90:10 का रेशो होता है, मतलब 90% स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और जो नॉर्मल सिटी रहते हैं उनमें 60-40 का रेशो रहता है। जो है असेस अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन फॉर रिज्यूमिंग देयर लाइवलीहुड, मतलब उनको अपने पेंडेमिक के दौरान जो उनकी दिक्कत हुई है तो उससे दोबारा से लाइफ स्टाइल नॉर्मल लाने के लिए 10,000 रुपये क्या है वेंडर के लिए इस स्कीम में मिलते हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इनकरेक्ट है वो, क्योंकि इसमें फार्मर को इंक्लूड नहीं किया गया है, ओनली स्ट्रीट वेंडर्स को मिलता है, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। इट कवर स्ट्रीट वेंडर हॉकर्स वेंडिंग इन द अर्बन एरिया बिफोर 24 मार्च 24 मार्च 2020 से पहले जो वेंडर्स का काम कर रहा था, गली में सामान बेच रहा था, तो उसके लिए 10,000 रुपये आपको कम ब्याज पे मिलते हैं। पेरी अर्बन एरिया स्कीम इम्प्लीमेंटेड अप टू मार्च 2022 तक ये लागू रहेगी। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू अवेल दिस लोन, मतलब नो कोलेटर, मतलब कुछ भी देना नहीं है जिम्मेवारी के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर जमा लोन लेने के लिए। ए बेनिफिशरी कैन अवेल अप टू दी 10,000 एट ए सब्सिडाइज रेट, मतलब इंटरेस्ट तो लगेगा
बैंक लगाएगा बट सब्सिडाइज कम लगेगा। और क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन भी अगर टाइम पे अगर पैसे जमा कर देता तो उसको वापस मिल भी जाता, उसका ब्याज 7% पे है। और इट हैज़ मंथली कैशबैक इंसेंटिव और डिजिटल ट्रांजेक्शन, मतलब वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करेगा तो मंथली कैशबैक भी मिलेगा उसको। इट ऑफर्स हायर लोन एलिजिबिलिटी ऑन टाइमली रिपेंड, मतलब क्या है, हायर एलिजिबिलिटी मिलेंगी और ज़्यादा लोन भी ले सकता है दोबारा से अगर वो टाइमली रिपेमेंट कर देता है वेंडर या होकर्स। दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो हमें याद रखना है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ये स्वनिधि स्कीम बनाई थी जो स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये प्रोवाइड करने के लिए थी, और ये 2022 तक लागू है, और ये पिछले साल 2020 में मार्च में हुई थी लागू। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन दैट विल प्रोवाइड क्रेडिट अंडर दिस स्कीम शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, आरआरबी प्रोवाइड कर सकता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सस्टेनेबल सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बैंक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ विद रेफरेंस टू दी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड, मतलब एक सूरज एक देश संसार और एक ग्रीड, मतलब एक प्लांट बोलते हैं इसको या ग्रीड बोलते हैं। प्रोग्राम विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो रिसेंटली न्यूज़ में था उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ प्रोपोज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो ऊर्जा के सोर्स होते हैं जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं उनको न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, पुनः जीवनकरण कर सकते हैं, मतलब उनका दोबारा से यूज कर सकते हैं, जैसे ही सौर्य ऊर्जा। इट हैज़ बीन टेकन अप अंडर द टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, मतलब क्या है, ये वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट प्रोग्राम में लिया गया है क्या इसको। एंड द थर्ड वन इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA विल बी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। आपको एक पता होना चाहिए कि एक ही मात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हमारे इंडिया में हेडक्वार्टर है वो है ISA, और इसका हेडक्वार्टर गुरुगांव में है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, स्टेटमेंट दी गई है उनमें से कौन सी करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका आंसर डी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं। इंडिया प्लान्स टू बिल्ड ए ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज थ्रू द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव दैट विल बी सीमलेसली शेयर्ड फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। मतलब ये एक दूसरे के बेनिफिट के लिए है कि जैसे मान लो सूर्य कहीं ना कहीं ऊर्जा देता रहता है, चाहे मतलब यहाँ पे तो सनसेट हो जाएगा बट कहीं ना कहीं तो वो मान लो वेस्ट में ऊर्जा देगा, एक टाइम पे कहीं ना कहीं देगा वो। ऐसे ही मतलब इस प्रोग्राम का विजन था कि हमें ऐसा मतलब कोएलेशन करना है दूसरे कंट्रियों के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कि हमेशा कॉमन ग्रिड हो, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और सबके लिए हर टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी रहे। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका करेक्ट है। द रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी issued a request for the proposal for developing a long term vision implementing plan road map institutional framework for one sun, मतलब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के लिए इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क बताया गया है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। द ब्लूप्रिंट फॉर द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड विल बी डेवलप्ड अंडर द वर्ल्ड बैंक टेक्निकल असिस्टेंट, मतलब इस प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक का टेक्निकल असिस्टेंट मिल रहा है। that implement to accelerate development of the grid connected rooftop solar installation, मतलब बोलते हैं ना नेट मीटरिंग बोलते हैं। नेट मीटरिंग मतलब आजकल क्या होने लगा है कि आप अगर आपके सोलर, वैसे कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं हमारी गवर्नमेंट बहुत कम लगा सकती है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम आया कि हर बंदा अपनी छत पे सोलर पैनल लगाएगा और जितनी इलेक्ट्रिसिटी उसके यूज की होगी यूटिलाइज की होगी वो यूटिलाइज कर लेगा, बाकी को ग्रिड में वापस रिवर्ट कर देगा। और उसका मान लो जो उसका बिल है, नेट मीटरिंग उसको बोलते हैं, जो उसका बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का तो उसमें से वो डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि इतनी यूनिट उसने वापस ग्रिड में पहुंचा दी हैं जो उसने अपनी सोलर प्लेट से जनरेट की थी। ये सभी जगह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है बट इसको इम्प्लीमेंट करने की बोल रहे हैं।
द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल बी एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ISA जो है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हुई फॉर कैरिंग आउट ऑल द सर्विसेज एक्टिविटीज़ ऑफ द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की। मतलब सभी पूरी दुनिया में एक ही सन होना चाहिए था है, तो वैसे ही वन वर्ल्ड रहेगा, एक ही वर्ल्ड है तो वन ग्रिड रहेगा, एक ही ग्रिड रहेगा जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पूरे वर्ल्ड को मिलेगी एक दूसरे के सपोर्ट से। दिस वुड आल्सो हेल्प क्रिएटिंग रीजनल इंटरनेशनल इंटरकनेक्टेड ग्रीन ग्रिड्स, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ग्रिड होंगे तो वो ग्रीन ग्रिड बोलेंगे ही, क्योंकि वहाँ पे कोल कंजप्शन नहीं होता, इसलिए उसने ग्रीन ग्रिड बोल दिया। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ग्रीन ग्रिड बोल देते हैं। विच कैन बी एनेबल शेयरिंग रिन्यूएबल एनर्जी अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्या, इंटरकनेक्टेड ग्रिड इज एनविजन विद इन द इंडिया विद एट द फलकम एंड 2 ब्रॉड जोन्स, मतलब 2 जोन में बांट दिया गया है इंडिया में जो इंटरनेशनल ग्रिड को। तो फार ईस्ट विच इंक्लूड्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में जैसे ईस्ट वाले हैं हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ETC, एंड फार ईस्ट में क्या है, अफ्रीकन रीजन आ गया, मिडल ईस्ट आ गया जो। तो इनको अलग अलग ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया गया है कोऑपरेशन के लिए, ताकि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सके कोऑपरेशन से एक दूसरे की कंट्री के से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्टी-4th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मार्जिनल यूटिलिटी, ये टर्म है मार्जिनल यूटिलिटी, is the added satisfaction of a consumer gets from having one or more unit of goods or services। तो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बोला गया कि सेटिस्फेक्शन करती है कंज्यूमर का, गेट्स फ्रॉम दी हैविंग वन और मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड और सर्विसेज। मतलब आप कुछ चीज़ खरीद के लाए, मान लो आप कुछ बाइक खरीद के लाए, अगर आप उसकी सर्विस से खुश हो, उसके परफॉर्मेंस से खुश हो, तो आप एक अलग पीस और ले आते हो, तो उसको बोला गया कि क्या मार्जिनल यूटिलिटी है जो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर में जो खरीदता है उसके सेटिस्फेक्शन करता है और वो एक गुड और ख़रीद लेता है वैसे ही, क्योंकि अगर पहली बाइक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो दूसरी बाइक भी वही ब्रांड की खरीदेगा, उसलिए मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है क्या, द मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बट नेवर जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती क्या। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑफन यूज टू जस्टिफाई रिग्रेसिव टैक्सेज। मतलब क्या है, जो डिमिनिशिंग है मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑफन यूज रिग्रेसिव टैक्सेज, मतलब जो आदमियों को डिमोटिवेट करते हैं, ज़्यादा टैक्स होता है, क्या उसका फैक्टर पड़ता है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबोव स्टेटमेंट करेक्ट, ऊपर दी गई स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए, उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे आप। फर्स्ट ओनली इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी इज यूज्ड बाय इकोनॉमिक्स टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ एन आइटम कंज्यूमर विलिंग टू परचेज। मार्जिनल यूटिलिटी ये है कि भाई एक कंज्यूमर कितना उस प्रोडक्ट को दोबारा से खरीदना चाहता है या नहीं, या कितने कंज्यूमर खरीदने चाहते हैं उस प्रोडक्ट को, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडेड सेटिस्फेक्शन दैट ए कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम हैविंग वन और मोर यूनिट ऑफ गुड्स। मतलब ये मार्जिनल यूटिलिटी इसको बोल दिया कि मान लो एक तरह का आइटम, वन और मोर तरह का आइटम, उसको सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, तो उसका कितना सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, गुड्स हो या सर्विसेज हो। मार्जिनल यूटिलिटी कैन भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अकर्स व्हेन द कंजप्शन ऑन एडिशनल आइटम, मतलब अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो एक आइटम और लेके आ गया बंदा, तो वही है द टोटल यूटिलिटी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी अकर्स व्हेन कंजप्शन और वन और मोर यूनिट डिक्रीज द ओवरऑल यूटिलिटी। मतलब ओवरऑल यूटिलिटी कम हो जाए, मान लो एक ही यूज़ करे तो दूसरा यूज़ नहीं करे, तो उसके लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऑल्दो मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्रीज विद कंजप्शन, इट मे और मे नॉट इवन रीच जीरो डिपेंडिंग ऑन द गुड्स कंज्यूम। ये जीरो पहुंच सकती है पर वो गुड्स कंज्यूम हो रही है नहीं हो रही है, एक ही लिया उसको ही कंज्यूम अच्छे से नहीं कर पा रहा, अनसेटिस्फाई है, तो वो जीरो भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑफन यूज्ड टू जस्टिफाई प्रोग्रेसिव टैक्सेज। मतलब क्या बोल दिया इसने कि डिमिनिशिंग जो है कम होती हुई मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक चीज़ को आप कितना बार खरीदना चाहोगे, वही है कि इज ऑफन यूज टू जस्टिफाई प्रोग्रेसिव टैक्सेज। मतलब अगर मान लो एक चीज़ को आप अगर खरीद रहे हो तो अच्छा लग रहा है तो उस पर टैक्स प्रोग्रेसिव रहेगा,
अगर खरीद नहीं रहे हैं तो टैक्स कम रह जाएगा। द इम्पोजिशन ऑफ हायर टैक्सेस कोजेज लेस लॉस ऑफ यूटिलिटी, मतलब अगर उस पर टैक्स होगा तो कम लॉस होगा यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी। समवन विद ए हायर इनकम दस एवरीवन गेट्स डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी फ्रॉम द मनी। अगर मान लो किसी के पास पैसा है तो डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ज़्यादा ही रहेगी, वो खरीदेगा एक और। अगर टैक्स बढ़ेगा तो वो अच्छी प्रोडक्ट है, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कोऑपरेटिव बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से आपको करेक्ट आंसर छांटना है। द कस्टमर ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक आल्सो इट्स ओनर, मतलब जो कस्टमर रहते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जो सहयोग बैंक बोलते हैं, तो उसमें क्या है, कस्टमर ओनर भी रहते हैं, शेयर होल्डर रहते हैं। ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉन शेड्यूल बैंक, क्या जो कोऑपरेटिव बैंक है सारे नॉन शेड्यूल बैंक है। शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल में मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। नॉन शेड्यूल होता है कि जिनकी कोई एक लिमिट नहीं है, जैसे जिनके पास 5 लाख से रुपया कम है उनके पास खुद के पास, और जिनका 5 लाख से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। तो इसमें से आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ओनली इसका आंसर करेक्ट है। इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया कि जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर ही रजिस्टर किया जाता है। दे आल्सो कम्स अंडर रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के कंट्रोल में भी आते हैं कोऑपरेटिव बैंक अंडर 2 laws, नेमली द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड द बैंकिंग लॉज ऑफ 1965। तो 1949 के एक्ट में और 1965 के एक्ट में, दोनों में इंक्लूड रहते हैं ये कोऑपरेटिव बैंक। और ये फाइनेंशियल एंटिटी हैं एस्टैब्लिश्ड बाय द कोऑपरेटिव बेसिस आर बिलोंग टू देयर मेंबर्स। कोऑपरेटिव मतलब सबका मिला जुला हाथ, उनके मेंबर हैं उनका ही मिला जुला हाथ होता है। दिस मीन्स दैट कस्टमर ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक आल्सो इट्स ओनर, मतलब सभी के पैसे रहेंगे तो वो ओनर भी रहेंगे। दिस बैंक्स प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ रेगुलर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब रेगुलर बेस पे ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, रूरल एरिया के लिए भी कराते हैं। इन ए कोऑपरेटिव बैंक 1 शेयर होल्डर हैज़ 1 वोट, मतलब एक शेयर होल्डर के पास एक ही वोट रहेगा डिसीजन मेकिंग के लिए। वट एवर नंबर ऑफ शेयर्स ही सी मे होल्ड, मतलब कितना ही हो। जैसे क्या होता है वर्ल्ड बैंक वगैरह में जिसका जितना शेयर रहता है उसकी बेस पे वोट डालते हैं। जैसे यूएसए वगैरह वेस्टर्न कंट्री का ज़्यादा शेयर रहता है तो उनका ज़्यादा वोट डालने का अधिकार रहता है डिसीजन मेकिंग में, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, मतलब कितना ही शेयर हो पर पर्सन एक ही वोट डलेगी, तो इसमें डिसीजन मेकिंग में सबका अनबायस रहेगा और अच्छे से डिसीजन ले जा सकता है। द स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, द कोऑपरेटिव बैंक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू अर्बन एंड रूरल में डिवाइड किया गया है। बट ये क्या है, अर्बन क्या हो सकते हैं, क्लासिफाइड भी हो सकते हैं और नॉन शेड्यूल भी, मतलब शेड्यूल हो सकते हैं जिनमें 5 लाख की तक की पूंजी रहती है उनकी खुद की, और नॉन शेड्यूल बैंक भी रह सकते हैं। ये हिंदी में प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, मतलब ये है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया, उसका इंश्योरेंस हो गया, मान लो आपको घाटा हो गया तो कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी, बैंक नहीं दे पा रहा तो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो क्रेडिट की गारंटी है कॉर्पोरेशन में, इसलिए बोल दिया डिपॉजिट का, जो आपने डिपॉजिट किया उसका इंश्योरेंस है, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बोल दिया। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल लोकल एरिया बैंक्स एंड रूरल रीजनल बैंक आरआरबी इंश्योर्ड दी DICGC, मतलब क्या जो कोई भी लोकल बैंक है या आरआरबी है, रूरल रीजनल बैंक है, क्या उसका इंश्योरेंस होता है अगर जो पैसे डिपॉजिट कराते हैं उनमें। सेकेंड स्टेटमेंट, DICGC आल्सो कवर डिपॉजिट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर मान लो आपका बैंक में खाता है स्टेट का, गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्या उनके लिए भी इंश्योरेंस होता है। एंड द थर्ड वन इज DICGC इंश्योर एनी अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल बट नॉट द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इट, मतलब इंटरेस्ट नहीं देते, बस ये आपका जो पैसे जमा किए हैं प्रिंसिपल देते हैं, मूल आपका देते हैं। डिपॉजिट्स इन डिफरेंट बैंक्स आर इंश्योर्ड सेपरेटली, मतलब अलग अलग बैंक में है तो अलग अलग इंश्योरेंस होगा क्या, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स, जैसे आपका PNB में है तो उसका इंश्योरेंस अलग होगा, अगर आपका SBI में है तो उसका इंश्योरेंस अलग होगा, क्या ऐसा ही है।
तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट आंसर है इसका। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंश्योर्स डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग ब्रांचेज ऑफ द फॉरेन बैंक्स। मतलब फॉरेन बैंक की भी यहाँ ब्रांच है ना, उनको भी इंश्योरेंस की स्कीम दी गई हर यहाँ पे हर बैंक की को भी फैसिलिटी है कि वो इंश्योरेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। 5 लाख तक की अगर आपकी पूंजी है तो वो 5 लाख तक का इंश्योरेंस हो जाएगा। मान लो आपके कुछ 4 लाख कुछ समथिंग है और उसका कुछ ब्याज है तो आपको ब्याज भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 5 लाख तक की पूंजी ही मिलेगी, मतलब मैक्सिमम लिमिट ये है। अगर आपका प्रिंसिपल 5 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, कितना ही आपकी पूंजी जमा हो बैंक में। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि इसमें आरडी हो गई, आपकी एफडी हो गई या सेविंग बैंक हो गया, तो पर उसमें क्या है टर्म्स दी हुई हैं एक्सेप्ट इनका। मान लो अगर आपका फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा जमा है तो उसको कोई गारंटी नहीं होगी, ना ही कोई इंश्योरेंस होगा। अगर सेंट्रल या स्टेट में गवर्नमेंट का पैसा है उसका भी कोई गारंटी और नहीं होगा। इंटर बैंक डिपॉजिट है, मान लो एक पीएनबी ने एसबीआई में जमा कर दिया तो उसका भी कोई गारंटी नहीं होगी, इंश्योरेंस नहीं होगा। और स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विद कोऑपरेटिव बैंक, मतलब अगर स्टेट की लैंड को डेवलपमेंट करने के लिए बैंक का कोई पैसा है तो वो भी नहीं, कोऑपरेटिव बैंक का, उसका भी इंश्योरेंस नहीं होगा। एनी अमाउंट ड्यू टू अकाउंट ऑफ द डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, एनी मतलब बाहर देश के बाहर से पैसा आया है तो उसका भी इंश्योरेंस नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज एनी अमाउंट विच हैज़ बीन स्पेसिफाइड एग्जेम्प्टेड बाय द कॉर्पोरेशन विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, मतलब आरबीआई का ही अप्रूवल है कि इसकी नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं मिलेगी तो गारंटी नहीं देंगे। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें ब्याज मिलेगा पर 5 लाख तक की वैल्यू तक का मिलेगा। अगर 5 लाख से ऊपर आपका प्रिंसिपल ही ज़्यादा है तो फिर ब्याज नहीं मिलेगा, तो इसलिए कोई कंपलसरी नहीं है कि ब्याज नहीं मिलेगा। एंड द एवरी डिपॉजिट ऑफ द डिफरेंट बैंक्स इज इंश्योर्ड सेपरेटली, वही जैसे कि आपका एसबीआई में है तो वहाँ पे आपको 5 लाख मिलेंगे कितना ही आपका हो, और पीएनबी में है तो पीएनबी से भी 5 लाख रुपए मिलेंगे आपका कितना ही पैसा जमा हो। तो हर ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बैंक से आपको 5 लाख मिल गए तो आगे नहीं मिलेंगे, अलग अलग बैंक के लिए, इसलिए कहते हैं कि हर एक खाते में कम पैसे डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th क्वेश्चन। हाल ही में रिसेंटली इंडिया वाज इलेक्टेड ए नॉन परमानेंट मेंबर, मतलब 2021 में ही जनवरी से सेशन में इंडिया क्या है नॉन परमानेंट, सिलेक्शन पहले हुआ था बट सेशन अब से स्टार्ट हुआ कि टाइम पीरियड्स का। तो जनवरी 2021 से हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन काउंसिल के। सबको ही पता है कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 टेम्परेरी होते हैं, उनमें से 5 हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है। ए मेंबर कंट्री रिक्वायर्स 3/4 मेजोरिटी ऑफ इंटायर जनरल असेंबली और इलेक्शन टू दी एनसी, मतलब कोई देश अगर टेम्परेरी सीट पे आता है तो उसके लिए क्या 3/4 मेजोरिटी चाहिए, क्या वोटों से जीतना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज एवरी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनसी इलेक्टेड फॉर ए 2-year टर्म, मतलब जो अगर नॉन परमानेंट मेंबर है क्या हर 2 साल के लिए ही इलेक्ट होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इलेक्टेड द यूएनसी, क्या यह पहली बार यूएनसी में इंडिया सिलेक्ट हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर या पहले भी हो चुका है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, स्टेटमेंट दी गई इनमें से कौन सा करेक्ट है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, सेकंड ओनली करेक्ट है इसका। रिसेंटली इंडिया वाज इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मतलब यही बताया गया कि रिसेंटली नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया हो गया है और ओवरवेलमिंग मतलब एकदम एक तरफा मेजोरिटी से जीत गया है। तो यूएनसी में 15 मेंबर होते हैं, मैंने बता दिया कि 5 फिक्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट रहते हैं। द 5 परमानेंट मेंबर्स आर यूएस, यूके, रसिया, चाइना, फ्रांस। एवरी ईयर 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द 10 ईयर ऑफ द 2 ईयर, मतलब हर साल 5 मेंबर जो चुने जाते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। टू बी इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल ईच मेंबर कंट्री रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ इंटायर, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था 3/4 बट 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है अगर आपको रिकमेंड होना है तो यूएनसी में नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। काउंसिल में वोट डालेंगे उसमें 2/3 मिलना चाहिए तभी आप मेंबर बन पाओगे। तो
इंडिया का फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी बन चुका है बहुत बार। इंडिया के साथ अब आयरलैंड, मैक्सिको एंड नॉर्वे हैं जो काउंसिल में इलेक्ट हुए हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो इंडिया क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन काउंसिल विद ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से आया। दिस इज़ द 8th टाइम, 8वीं बार इंडिया बन रहा है। पहले भी ये 1950 में रहा था, 1967 में रहा था, 1972 में, 1977 में, 1984 में। आप इस इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा देश संविधान लागू होते ही हम मेंबर बन गए थे। फिर 66 के पास बन गए थे जब हमारे इंडिया में श्वेत क्रांति वगैरह की बात बोली गई थी। और जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 2 बार बन गए थे, 72 में और 77 में। और फिर राजीव गांधी के टाइम पे बन गए 94 में। फिर 90 के आसपास की डेट ऑफ बर्थ तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 90, 91, 92 में बन गए, 2011-12 में बन चुके हैं और 2021 में भी बन गए हैं। 8 टाइम हो गया है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द जीडीपी डिफ्लेटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव जितनी भी इंडिया में मान ले हमारे कंट्री में सब गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है। हम जैसे सीपीआई या डब्ल्यूपीआई करते हैं, तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई बस एक बास्केट ऑफ कमोडिटी है। मतलब एक तरह की एक चीज़ ले लेंगे, मतलब एक टोकरी में फल डाल दो या मान लो उसमें सारी सर्विसेज डाल दो बेसिक नेसेसिटी की, तो उन्हीं को क्या है सीपीआई डब्ल्यूपीआई मेजर करता है। और सीपीआई में क्या, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज काउंट नहीं होती, बस सीपीआई में काउंट होते हैं। आप ये याद रखो। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया जीडीपी डिफ्लेटर इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द नॉमिनल जीडीपी बाय द रियल जीडीपी मल्टीप्लाइंग बाय 100। नॉमिनल जीडीपी के बारे में मैंने कल या परसों भी आपको बताया था, और रियल जीडीपी के बारे में। तो नॉमिनल जीडीपी रहती है कि जिसमें मान लो इन्फ्लेशन का काउंट नहीं रहता। इन्फ्लेशन का काउंट नहीं रहेगा कि मान लो महंगाई बढ़ गई, ब्याज के दर घट गए, बढ़ गए, तो उसमें इसको कैलकुलेशन नहीं किया जाता, नॉमिनल जीडीपी रहती है। और रियल जीडीपी में क्या है, सब चीज़ों को, फैक्टर को काउंट किया जाता है। इन्फ्लेशन को भी, फूड इन्फ्लेशन, फ्लक्चुएशन कैसे आया, और एनर्जी में जैसे पेट्रोल में कैसे प्राइस में आया। और सेकेंड स्टेटमेंट है इट हैज़ लिमिटेड बास्केट ऑफ द गुड्स कंपेयर टू द डब्ल्यूपीआई इंडेक्स एंड सीपीआई इंडेक्स। क्या इसमें जो इन्फ्लेशन डिफ्लेटर में क्या लिमिटेड बास्केट रहती हैं, मैंने पहले ही बता दिया, आप अब इजीली से आंसर दे सकते हो। द जीडीपी डिफ्लेटर इंक्लूड्स द प्राइसेस ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मतलब इसमें क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के भी प्राइस काउंट होते हैं क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। फर्स्ट ओनली करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें बोला गया कि जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर इज ए मेजर ऑफ जनरल प्राइस इन्फ्लेशन। मतलब कितना ही जनरल में प्राइस बढ़ा है उसको ही बोलते हैं। जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग बाय नॉमिनल जीडीपी। जो नॉमिनल जीडीपी है जिसमें कुछ इन्फ्लेशन वगैरह काउंट नहीं करते या प्राइस फ्लक्चुएशन काउंट नहीं करते, उसके बटे में रियल जीडीपी और इनटू 100 कर दोगे तो आपका आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज मच ब्रॉडर टर्म, ये ब्रॉडर टर्म है, मैंने बता दिया। सीपीआई इसमें बास्केट ऑफ कमोडिटी देखते हैं बस, और डब्ल्यूपीआई में आपको याद रखना है कि उसमें सर्विसेज काउंट नहीं होती हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट बट एक्सक्लूड द प्राइस ऑफ इंपोर्ट। जीडीपी डिफ्लेटर में सर्विसेज काउंट हो जाएंगी, एक्सपोर्ट काउंट हो जाएगा, बट इंपोर्ट की हुई चीज़ें काउंट नहीं होती हैं जो दूसरे देशों से हमने खरीदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द पेमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेमेंट बैंक जो हम यूज करते हैं, मान लो फ़ोन पे वगैरह या पेटीएम यूज करते हैं, तो उनके बारे में स्टेटमेंट दी हुई हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सुपर मार्केट चेन एंड मोबाइल कंपनीज कैन एस्टैब्लिश पेमेंट बैंक। क्या जो सुपर मार्केट चेन है जैसे रिलायंस है या मोबाइल कंपनी है, क्या एस्टैब्लिश कर सकती हैं पेमेंट बैंक। एंड द सेकंड वन इज दे कैन प्रोवाइड ए सेविंग अकाउंट और ए करंट अकाउंट फॉर डिपॉजिट्स बिलो देन 1 लाख। मतलब 1 लाख से नीचे वो सेविंग बैंक भी आपको प्रोवाइड कराता है या करंट अकाउंट भी प्रोवाइड करा सकता है पेमेंट बैंक। दे आर नॉट बाउंड बाय द रिजर्व बैंक रूल्स ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई के रूल के अंडर नहीं होते क्या पेमेंट बैंक। विच ऑफ द गिवन अबव आर करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए।
फर्स्ट एंड सेकेंड इसका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेमेंट बैंक्स आर न्यू सेट ऑफ द बैंक्स ऑथराइज बाय द आरबीआई। मतलब पेमेंट बैंक क्या है, आरबीआई ने ही ऑथराइज किए थे, नए ही अब हैं, ये थोड़े दिन से आने लगे हैं। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जिन आदमियों के पास बैंक का एक्सेस नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, उनको इंक्लूड नहीं किया गया, तो उनके लिए बनाए गए हैं। तो अभी जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक में भी बहुत बंदे जो लेबर हैं वो पैसे जमा, अपना काम करके पैसे जमा कर लेते हैं, तो उनको इंक्लूजन ले लिया। बैंक में लंबी भीड़ लगती है कि अगर वो भीड़ में काम मतलब पैसे जमा कराने जाएंगे तो उनके पास बहुत दिक्कत होगी। तो इनमें बोला गया कि सेटअप पेमेंट बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो पेमेंट बैंक बना सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक कोरस्पोंडेंस भी बना सकते हैं, मोबाइल टेलीफोन कंपनी, सुपरमार्केट चेन है ये भी बना सकते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज भी कर सकते हैं। द बैंक्स कैन टेक इक्विटी स्टेक इन पेमेंट बैंक्स टू एक्सटेंड परमिटेड अंडर द रेगुलेशन एक्ट 1949। मतलब उन बैंकिंग का रेगुलेशन का 1949 के अकॉर्डिंग पैसे जमा कर सकते हैं सेविंग बैंक एंड डिपॉजिट अप टू 1 लाख कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स कैन टेक द फॉलोइंग फंक्शन है, क्या क्या है ये, क्या करता है, स्मॉल सेविंग्स या करंट अकाउंट फॉर द डिपॉजिट बिलो देन 1 लाख, 1 लाख तक का पैसा जमा कर सकता है। दे कैन डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं ऑन ए नॉन रिस्क शेयरिंग बेसिस। कैन अंडरटेक पेमेंट रेमिटेंस, मान लो आप किसी के पैसे वापस लेने तो वो हो सकता है। पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग बिजनेस और नोर कैन प्रोवाइड फिक्स्ड डिपॉजिट सर्विस। तो ये क्या, किसी को उधार नहीं दे सकते, लैंडिंग बिजनेस नहीं कर सकते, और नोर कैन प्रोवाइड फिक्स्ड डिपॉजिट सर्विसेज, ना इनमें एफडी हो सकती है और ना ही ये किसी को पैसा उधार दे सकते हैं। इसीलिए कभी भी पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते आपको, बस वो एटीएम डेबिट कार्ड दे सकते हैं। पेमेंट बैंक कैन नॉट बी सब्सिडरी टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। मतलब उनको सब्सिडरी भी नहीं इंक्लूड करना है, वो सिर्फ इंडिविजुअल रहेंगे। दे कैन इश्यू डेबिट कार्ड बट नॉट क्रेडिट कार्ड। दे आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट एनआरआई, एनआरआई में पैसा जमा नहीं कर सकता है। और थर्ड इसका इनकरेक्ट इसलिए है कि दे आर दी बाउंड, आरबीआई के द्वारा इनका होता सुपरविजन होता है, और जैसे कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं या स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो बोलते हैं कि ये होता है सीआरआर एसएलआर, आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपने, कि कुछ पैसे कोई भी बैंक है उसको जमा कराने पड़ते हैं अपने आरबीआई में, क्योंकि एज ए सिक्योरिटी, मान लो कहीं कब दिवालिया हो जाएगा तो इससे वो कंपनसेशन कर सकते हैं, ये अमाउंट निकाल के उसको अपने बैंक को रिवाइव कर सकते हैं। तो पेमेंट बैंक को भी ये रूल फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए आरबीआई के सुपरविजन में ही पेमेंट बैंक काम करते हैं। तो इसमें बोला गया कि इनमें 75% ऑफ देयर डिपॉजिट, डीडी जो होता है, बैलेंस इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड टी बिल्स। अगर मान लो उनका 75% पैसा एसएलआर जो है आरबीआई में रखा हुआ है, तो उनको टी बिल, जो ट्रेजरी बिल बोलते हैं, वो उनके लिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बोल दो या ट्रेजरी बिल दो, तो उनके ऊपर वो काम कर सकते हैं। तो जैसे टी बिल क्या होता है, गवर्नमेंट इशू करती रहती है ट्रेजरी बिल, और गवर्नमेंट पैसा लेती है बैंक से, आरबीआई से पैसे लेके फिर उनको सिक्योरिटी दे देती है। जब सिक्योरिटी की मैच्योरिटी हो जाती है तब बैंक वापस कर देता है और अपने पैसे वापस ले लेता है। उस पर कूपन रेट बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप जैसे ही चीज़ों को जानते जाओगे आपकी एक चेन बन जाएगी अच्छे से। बस चीज़ ये है कि आपको डेली लेक्चर अटेंड करने हैं, या प्रीवियस जो हिस्ट्री के हैं या आपके पॉलिटिकल साइंस के हैं, और आगे भी लेक्चर आते रहेंगे, तो आप हर चीज़ों को देखते जाओ। चीज़ें इतनी बार रिपीट हो जाएंगी, आप हर चीज़ में मास्टर हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटीथ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द परचेजिंग पावर पैरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में कुछ दिया गया है स्टेटमेंट, उनके बारे में हमें बताना है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स सर्विसेज दैट आर लोकल करेंसी कैन बाई इन अदर कंट्री। मतलब ये बोल दिया कि एक बास्केट है, मतलब टोकरी में कुछ गुड्स हैं, सर्विसेज ले लो, और वही लोकल करेंसी कैन बाई इन अनदर कंट्री। मतलब आपके पास रुपये है, आप यूएसए में जाके उससे कितना चीज़ें खरीद लो ये, जो इंडिया में खरीद सकते हो। द इंटरनल कंपैरिजन प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड बैंक यूज पीपीपी फॉर पार्टिसिपेटिंग कंट्री टू प्रोवाइड कंपेरेबल इंटरनेशनल प्राइस। मतलब जो बैंक जिन देशों ने अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक के में पार्टिसिपेट किया है तो उनके लिए पीपीपी मॉडल रहता है। द थर्ड वन इज
इंडियन इकोनॉमी इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द पीपी। मतलब कितनी पावर है आपके पैसे में चीज़ें खरीदने की एज कम्पेयर टू द यूनिवर्सल करेंसी, जैसे डॉलर हो चुका है या यूरो हो चुका है। तो उनके बारे में हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड है। और फ्रेंड्स देखो, एफर्ट्स हर चीज़ में लगते हैं। और क्या है, मैं यहाँ पे आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरा एक आधा घंटा या 40 मिनट बोलता रहता है बंदा, तो उसका गला सूखने लगता है। बट क्या है, चीज़ें रिवाइज करने से ही आती हैं। आप डेली वीडियो देखोगे, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। और ये सारा ही पेड कंटेंट है। ये आपको सारे पूरा लेक्चर यूपीएससी का पैटर्न मैं यहाँ पे डालूंगा और आपको अच्छे से चीज़ें का नॉलेज हो जाएगा और फ्री में आपको कोर्स पूरा अवेलेबल रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें बोला गया कि परचेजिंग पावर पैरिटी इज ए पॉपुलर मैट्रिक यूज बाय द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो होता है जो ऊंचे लेवल पे, जैसे WPI वगैरह जो होता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि माइक्रो होता है जो छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पे महंगाई वगैरह को मापते हैं। तो एनालिसिस दैट कंपेयर डिफरेंट कंट्री करेंसी थ्रू ए बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच। मतलब यहाँ ही चीज़ें मान लो इंडिया में ले ली, एक टोकरी में सामान डालिए गुड्स या सर्विसेज, वही यूएसए में देख रहे हैं कि इतने रुपए में कितना आ रहा है, कितने में आ रहे हैं। तो उसके लिए परचेजिंग पावर पता चल जाएगी कि आपकी करेंसी कितनी पावर है परचेज करने के लिए। तो ये अलग कंट्री के साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज होता है, कंपैरिजन होता है। सम कंट्रीज एडजस्ट देयर GDP फिगर्स टू रिफ्लेक्ट पीपी। तो पीपीपी को दिखाने के लिए वो GDP को एडजस्ट करते रहते हैं मार्केट में। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में मैंने कल बताया था कि गवर्नमेंट क्या करती है, जी सिक्योरिटी बेच देती है और ओपन मार्केट ऑपरेशन कर देती है, जिससे क्या होता है कि मान लो महंगाई है तो कम हो जाती है। वैसे ही मैनेज करते हैं अपना RBI और गवर्नमेंट। बास्केट ऑफ दीज, इसलिए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनी हुई है जो महंगाई को 4 से 6 के बीच में रखती है। तो वो भी ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। तो A basket of the goods refers to the fixed sets of consumer product service whole price available regular basis of only monthly annually। मंथली या एनुअली इसको कैलकुलेट किया जाता है। परचेजिंग पावर प्रायोरिटी को उन्हीं चीज़ों का कंपैरिजन देखते हैं कि दूसरे देश में कितनी चीज़ें आ रही हैं इतने ही रुपए में। तो इसमें क्या है, परचेजिंग पावर प्रायोरिटीज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लोकल करेंसी कैन बाय इन अदर कंट्री। वही मैंने आपको बता ही दिया। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इंटरनेशनल कंपैरिजन मतलब दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिकल इनिशिएटिव टू कलेक्ट कंपैरेटिव प्राइस डाटा। मतलब दूसरे देशों की करेंसी से कंपेयर करते हैं, एक डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसमें पता चलता है कि किस देश की कंट्री में कैसा है। और अगर मान लो GDP अच्छी ग्रोथ कर रही है तो परचेजिंग पावर प्रायोरिटी अच्छी होगी। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना एंड USA। मतलब हमारा तीसरा नंबर है परचेजिंग पावर पैरिटी में इकोनॉमिक्स में एज पर दी वर्ल्ड बैंक डाटा। वर्ल्ड बैंक में डाटा है जो उसके हिसाब से इंडिया अकाउंट्स फॉर दी 6.72 और 8%। मतलब परचेजिंग पावर प्रायोरिटी हमारी 6.7% या 8% के लगभग मानी जाती है। That's all for today. I will come tomorrow with more questions and please revise all the things. Then only you will able to clear the exam. Thank you friends. I will come tomorrow. Keep learning. Bye.